हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास आईएएस। मेंस के आंसर्स में आप लोग डेटा फैक्ट्स तो बहुत यूज़ करते होंगे, बट कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं और इनको आप कभी भी कहीं भी यूज़ करते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वो कीवर्ड्स कुछ कुछ आंसर्स में यूज़ होते हैं तो ज़रूर मार्क्स गेन करने में हेल्प करते हैं। तो GS 1 2 3 4 के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इसमें पढ़ेंगे ताकि आप उन्हें याद रख पाएँ और डायरेक्टली एग्ज़ाम में यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सेवेंटीज़ टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तो 70s कौन से हैं जिनसे गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी? अब ये सिर्फ आप गवर्नेंस में यूज़ नहीं कर सकते हो, ये आप आराम से यूज़ कर सकते हो करप्शन वाले क्वेश्चन टैकल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए। इवन यू कैन यूज़ दैट इन मैनी ऑफ द आंसर्स इफ़ यू आर एबल टू फिट द कीवर्ड्स इन द आंसर्स। जैसे 70s से रिलेटेड मैं कुछ कीवर्ड्स आपको बताता हूँ, जैसे टेक्नोलॉजी। ठीक है, टाइमलीनेस, ट्रैकिंग, ट्रेनिंग, ट्रूथफुलनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक है, लास्ट में आप अगर मेंशन करना चाहें तो ट्रांसपेरेंसी भी मेंशन कर सकते हैं। तो इनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कैसे करना है या ई गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव करना है। तो मोस्टली आपका जो GS पेपर 3 है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स में यूज़ में आ सकता है। ठीक है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे टैकल करना है, तो उसमें आप ये टेक्नोलॉजी, ट्रैकिंग, ट्रेनिंग, ट्रांसपेरेंसी, ये 4 वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। 4T बना के आप बोल सकते हैं कि 4T हमें यूज़ करना है। तो इन T से रिलेटेड ये कीवर्ड्स आप याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके ये काम आने ही वाले हैं। इन कीवर्ड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होता है? इनका आप पूरा फ्लो चार्ट बना सकते हैं और फ्लो चार्ट बनने से आपकी टाइम बचेगी, स्पेस बचेगी और आंसर और अच्छा लगेगा। क्योंकि डेटा वगैरह, फैक्ट वगैरह, कोड तो हर कोई यूज़ करता है। ठीक है, बट ये चीज़ ऐसी है जो आपके आंसर को अलग दिखाती है और थोड़ा हेल्प करती है चीज़ों को मैनेज करने में। ठीक है, जैसे नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऐसे ही जो दूसरा कीवर्ड हम पढ़ते हैं वो है 6D। अब 6D आपका प्राइमरली यूज़ आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे 6D स्ट्रेटेजी वी कैन यूज़ टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंडिया, और इसको आप किसी भी डिज़ास्टर में यूज़ करिए। डिज़ास्टर का एक क्वेश्चन तो फिक्स है GS 3 में, फ्लड से रिलेटेड आएगा, अर्थक्वेक से रिलेटेड आएगा, साइक्लोन से रिलेटेड आएगा, फ्लड फायर से रिलेटेड, फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड आएगा, किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आए, ये 6D आपको यूज़ करना है। तो पहला D क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सही टाइम पे वार्निंग, सही टाइम पे अलर्ट्स जो हैं एक दूसरे को बताया जा सके, सरकार पब्लिक को इन्फॉर्म किया जा सके। ड्रिल्स, जो आपके फोर्सेस होती हैं, NDRF की फोर्सेस हो गई या आर्मी हो गई, उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, ड्रिल्स की जाए, सिमुलेशन एक्सरसाइज की जाए कि वो एक्चुअल डिज़ास्टर में रेस्क्यू करने में इफ़ेक्टिव हो पाए। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन मतलब कितना क्या इफ़ेक्ट हुआ डिज़ास्टर का, पहले क्या होता था, इससे कितना क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, कितने लॉस हुआ होगा, कैसे रोक सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग। डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और लास्ट में डोनेशंस एंड एड्स। ठीक है, तो 6D का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। अगर आपने ये अच्छे से इस्तेमाल कर दिया एज ए सोल्यूशन में, तो आपका आराम से 1/3 जो स्पेस है पेज का वो फिल हो जाएगा और इससे आंसर अच्छा भी लगेगा। ठीक है, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो, आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, ठीक है,
तो यूथ से रिलेटेड जब भी सवाल आए, यूथ डेवलपमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो उसमें ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करनी है सॉल्यूशन में, वे फॉरवर्ड में। स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है? स्मार्ट में एस का मतलब है स्किल्स डेवलपमेंट, एम का मतलब है मेंटरशिप प्रोग्राम्स, ठीक है, ए का मतलब है एक्सेसिबल एजुकेशन, ठीक है, आर का मतलब है रिसोर्स अलोकेशन, रिसोर्स अलोकेशन अच्छे से हो, लिख लीजिए साथ के साथ, और इनको रटना पड़ेगा तभी एग्ज़ाम में आपके यूज़फुल होंगे। एक बार आपने रट लिया ना, बस आपका काम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब मैं सही बात बताऊं तो ये कीवर्ड्स और भी जगह यूज़ में आ सकते हैं, ये आपकी समझदारी है कि आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इनको किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट स्ट्रेटेजी यू कैन यूज़ यूथ डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड मैनी अदर थिंग्स इन विच यू आर कैपेबल टू राइट द आंसर, ठीक है। चलिए, अब पॉवर्टी पे सवाल आता ही आता है, तो पॉवर्टी पे सवाल अगर आए तो पॉवर्टी का सोल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा, वे फॉरवर्ड, तो उसका सोल्यूशन भी इसी नाम में ही छुपा है। तो पी से आप देखोगे तो मतलब कोजेस, सॉरी इसमें बात हो रही कोजेस की, पॉवर्टी के कोजेस क्या है? पॉवर्टी के कोजेस पॉवर्टी के नाम में है। जैसे सबसे पहला कोज है परसिस्टेंट डिसएडवांटेज, हमेशा हर चीज़ में डिसएडवांटेज मिलता है उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को या किसी इंडिविजुअल को, तो पॉवर्टी होती चली जाती है। डेट बहुत ज़्यादा हो, ओवर वेलमिंग, डेट तो सबके पास होता है, देखिए डेट तो सबके पास आजकल, बट बहुत ज़्यादा डेट साइकिल में जो फंस जाता है, डेट ट्रैप में, तो वो पॉवर्टी का शिकार हो जाता है। या साइकिल चलती जाती है, साइकिल चलती रहती है, ये ख़त्म क्यों नहीं होती है साइकिल? क्योंकि परसिस्टेंट डिसएडवांटेज है, ठीक है, ओवरवेलमिंग डेट है, और वी से आप देखोगे तो वो है विशियस, जस्ट अ सेकेंड, विशियस इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन, या विशियस ट्रांसमिशन भी आप कह सकते हो, ठीक है। ई से है एक्सक्लूजन या इकोनॉमिक एक्सक्लूजन आप कह सकते हो, ठीक है। आर से है रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेस, टी से है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस, और यूथ से है यूथ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो पॉवर्टी का क्वेश्चन जब भी आए, कहीं भी आए, आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हो कि पॉवर्टी के ये कॉजेज है, और आपको फिर कॉजेज सोचना नहीं पड़ेगा, आप पीछे सोचते रहिए, परसिस्टेंट डिसएडवांटेज, ओ से ओवरवेलमिंग डेप्ट, वी से विशियस ट्रांसमिशन हो गया, ई से एक्सक्लूजन हो गया, आर से रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज हो गया, टी से ट्रॉमा हो गया, और वाई से यूथ इनइक्वालिटी हो गया। तो पॉवर्टी का जब भी कॉजेज आप सोच रहे हो, आपको बस इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये कॉजेज है, और 7 पॉइंट आपके दिमाग में ऑलरेडी हो जाएंगे, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपका कॉजेज का काम इससे ही पूरा हो जाएगा। साथ में बस ये है कि कोशिश करो थोड़ा डेटा वगैरह देते रहना, जैसे डेटा वगैरह देते रहना, अगर डेप्ट है तो डेट का डेटा दे देना, ठीक है, एक्सक्लूजन का दे देना, ट्रॉमा स्ट्रेस में कोई भी मेंटल हेल्थ का रिलेटेड कोई डेटा हो के पास, कितने लोग जो है मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। यूथ इनइक्वालिटी में केक कर्व का एग्जांपल दे देना कि कुछ सेक्शन सोसाइटी तो ग्रो कर रही है, कुछ नहीं ग्रो कर रही, तो ऐसे साथ के साथ आप डेटा वगैरह जस्टिफिकेशन आप दे दोगे तो ये और भी अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा काम, ठीक है। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं। GS2 में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे सवाल आता ही आता है, पेंडेंसी ऑफ केसेस पे सवाल आता ही है कि हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहिए, कोर्ट्स के प्रोसीजर पे सवाल आता ही आता है। तो इसके लिए एक चीज़ याद रखना कि अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो भी चैलेंजेस हैं, जो हमारे अंडर ट्रायल का जो प्रोसेस चल रहा है या जो कोर्ट्स का जो प्रोसीजर होता है, उनमें जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं उनको आप याद कर सकते हो प्रोसेस के जरिए। प्रोसेस कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम CJS, इसके प्रोसेस में क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस में क्या चैलेंज है? P से तो है पेंडेंसी ऑफ
केसेस। पेंडेंसी ऑफ केसेस कितने, जुलाई 2023 तक 5 करोड़ केसेस पेंडिंग थे। ठीक है, आर से आप बात करोगे रिक्रूटमेंट डेफिशिएट। रिक्रूटमेंट डेफिशिएट होता है कि स्टाफ ही पूरा नहीं है, जज की कमी है। जैसे आप देखोगे एक डेटा है कि 1 मिलियन के ऊपर 21 जजेस हैं, 10 लाख लोगों के ऊपर 21 जज हैं। ठीक है, ये डेटा मेंशन करो आप। ओ से ओवर यूज ऑफ पावर। ओवर यूज ऑफ पावर क्या हो सकता है, जैसे अनवारंटेड अरेस्ट हो गया, अनलॉफुल इम्प्रिजमेंट हो गया, या मिस यूज़ ऑफ पावर हो गया, या ब्रीच ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल उसका ब्रीच हो गया। तो ओवर यूज़ ऑफ पावर भी देखा जाता है, अनवारंटेड अरेस्ट वगैरह ये सब। ठीक है, और सी से क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म या कॉम्प्लेक्स लॉज, समझ में नहीं आते लॉज वगैरह। ई से क्या हुआ, एग्जिस्टिंग बायसेस। एग्जिस्टिंग बायसेस मतलब कैसे कि एससी के अगेंस्ट, एसटी के अगेंस्ट, वुमेन, आदिवासी, इन लोग के लिए एग्जिस्टिंग बायसेस देखे जाते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, कि इनको जस्टिस पूरी तरीके से नहीं मिल पाती या रीच ही नहीं हो पाती इनकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तक। स्लो प्रोग्रेस, एस से हो गया स्लो प्रोग्रेस। ठीक है, और दूसरा एस हो गया सबोटेज ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब इसमें एग्जाम्पल फिट करने का काम आपका है, कोई भी एग्जाम्पल दिखे आप फिट कर लो। ठीक है, कि पेंडेंसी ऑफ केसेस में दूसरा कोई बढ़िया डेटा दिख रहा है तो उसमें फिट कर लो, रिक्रूटमेंट डेफिसिट में कोई डेटा दिख रहा है उसमें फिट कर लो। मैंने आपको एक्रोनियम बता दिया, ठीक है, इसके हिसाब से आप फिट करते हुए जाना। अब इसका सोल्यूशन क्या है, अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रोसेस में इतने चैलेंज है तो उसका सोल्यूशन है विकास। और विकास में क्या है, विकास का मतलब है वैकेंसीज फुलफिलमेंट। ठीक है, आई से हो गया इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, और के से हो गया किंडलिंग, यानी अब थोड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को इम्प्रूव करना, बढ़ाना। ठीक है, किंडलिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। और ए से हो गया एक्चुअलाइजिंग लीगल एड, एक्चुअलाइजिंग लीगल एड। समझ आ गया, वैकेंसीज फुलफिलमेंट, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को मजबूत करना, लीगल एड को और एक्चुअलाइज करना। और एस से हो गया स्विफ्ट बेल रिफॉर्म्स या स्विफ्ट रिफॉर्म्स। ठीक है, विकास स्ट्रेटेजी याद रखेंगे, वैकेंसीज हो गया, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो गया, किंडलिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो गया, लीगल एड एक्चुअलाइज करना और स्विफ्ट रिफॉर्म्स हो गया। ठीक है, जैसे स्विफ्ट रिफॉर्म्स में जैसे लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, लीगल एड में ट्रेनिंग वगैरह देना, यंग प्रोफेशनल को बिल्ड करना। ठीक है, और टेक्नोलॉजी में आपको पता ही होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अभी पोर्टल्स आए हुए हैं, पोर्टल सुपेज नाम का एक पोर्टल है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उसने एआई का यूज़ ले रहे हैं वो। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन एक्रोनियम्स को। चलिए, अर्बनाइजेशन पे सवाल आ सकता है। अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस क्या है, अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस कैसे याद रखेंगे, सिटीज़। अब सिर्फ इसको याद रखने की बात नहीं है, ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप लिखेंगे कि चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन लाइज या रिसाइड्स इन सिटीज़, तो सिटीज़ का क्या मतलब है यहाँ पे, क्राइम रेट्स बहुत है। एनसीआरबी का डेटा, किसी का भी डेटा आप देख लो, वो आपको बताएंगे कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा क्राइम होता है। एनसीआरबी का डेटा 2023 का। ठीक है, इनएडुकेट हाउसिंग आप बता सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का डेटा है कि 65 मिलियन लोग स्लम्स में रह रहे हैं।
ठीक है, ये डेटा आप लिखो साथ के साथ, तो क्या एक्रोनियम भी अच्छा लग रहा है, डेटा भी आप मेंशन कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें प्रूव हो रही हैं। जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंस में, ये ध्यान रखना। कोई भी पॉइंट आप लिख रहे हो, अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हो डेटा, फैक्ट या एग्जाम्पल या कंटेक्स्ट के जरिए, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस एक्रोनियम से वो जस्टिफिकेशन और अच्छा हो जाता है। ट्रैफिक कंजेशन की बात करो, ट्रैफिक कंजेशन में दिल्ली की बात करो, बेंगलोर की बात करो। बेंगलोर में तो ये साफ कहा जाता है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, जस्ट ए सेकेंड, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि बेंगलोर ट्रैफिक की वजह से हर साल बेंगलोर रेसिडेंट 60 करोड़ आवर्स खो देते हैं, 60 करोड़ घंटों का नुकसान हो जाता है। ये तो बेंगलोर में हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, ठीक है। इनएडुक्वेट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या इनएडुक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट या इनएडुक्वेट मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो। जैसे इनएडुक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट में तो आप कुछ भी डेटा डाल दो कि सीपीसीबी का, कि अब जितने टन वेस्ट जनरेशन होती है 20% ही केवल ट्रीटमेंट हो पाता है, 20% ही केवल ट्रीटमेंट हो पाता है, ठीक है। ई में लिखो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में आप डालो जो भी आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेटा है, कि एयर पोल्यूशन से आप देखोगे ओवरऑल एयर पोल्यूशन या अर्बन हीट आइसलैंड कोई भी इफेक्ट होता है तो उससे हर डेली 464 चिल्ड्रन मरते हैं, एयर पोल्यूशन, अर्बन हीट आइसलैंड या आइलैंड। तो आपके हिसाब से आप कोई भी डेटा आप यूज़ करो तो रिलेवेंट और अपडेटेड होना चाहिए। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए जो मुझे याद है मैं बता रहा हूँ, तो इनमें आप फिट कर सकते हो। एस से हो गया शॉर्टेज, अब शॉर्टेज किसी की भी हो सकती है, आप जॉब्स की लिख दो, ठीक है, या सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की लिख दो, किसी की भी लिख दो। तो जो शॉर्टेज जो आपको सिटीज़ में दिखाई दे रही है वो आप कर सकते हो, शॉर्टेज ऑफ हाइजीन, शॉर्टेज ऑफ क्लीन वाटर, जो भी, ठीक है। तो ये सिटीज़ एक एक्रोनियम हो गया। अर्बनाइजेशन का चैलेंज लाई करता है सिटीज़ में, और ये एक्चुअली आप इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हो। इंटरव्यू में आप डायरेक्टली बोलोगे तो सुनने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है, यानी आपने उसको डीपली एकेडमिक उसमें पढ़ा है, ये समझ आएगा। एजुकेशन सिस्टम में जो चैलेंज है वो एजुकेशन में ही लाई करते हैं। एजुकेशन सिस्टम के चैलेंजेस एजुकेशन से ही जुड़े हुए हैं। जैसे ई से इक्विटी इश्यूज़, इक्विटी इश्यूज़ का मतलब है कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हर साल 13,000 प्लस ड्रॉप आउट्स हैं, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और वुमेन और SC/ST का तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट है, वुमेन SC/ST का बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट है। ये डेटा शायद SC/ST का ही है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो SC/ST और वुमेन का बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट है बजाय कि दूसरे आप देखोगे सेगमेंट्स में, ठीक है। डी से हो गया डिफिशियंसी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। अब डिफिशियंसी ऑफ टीचर्स आप लिख लो, डिफिशियंसी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन कर लो, डिफिशियंसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कर लो, पर डी से डिफिशियंसी याद रखना है। मैं यहाँ पे अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब मुझे डेटा पता होना चाहिए। तो आप डेटा में तो आप कुछ भी लिख दो ना, जैसे ACER का सर्वे है या कोई भी NGO, कोई भी प्रथम किसकी रिपोर्ट आती है कि पुअर लर्निंग आउटकम है, पुअर लर्निंग आउटकम्स हैं स्कूल्स में। अब एक ट्रिक याद रखना कि आपको एग्जैक्ट डेटा याद भी नहीं आए तो किसी भी सर्वे का नाम लेके बोल देना कि एजुकेशन सिस्टम में पुअर लर्निंग आउटकम है, क्योंकि पुअर लर्निंग आउटकम हमेशा रहेगा, ठीक है। तो कोई भी रिपोर्ट आप उसका नाम लेके बोल देना, एग्जैक्टली डेटा याद नहीं हो तो भी वो सही हो जाएगी। यू से हो गया अंडर फंडिंग किस में, R&D में। जैसे GDP का केवल 0.7% जो है वो आपका R&D पे खर्च हो रहा है, जबकि ग्लोबली ये 1.8% का एवरेज है। ग्लोबली 1.8% का एवरेज है, इंडिया में 0.7% ही खर्च होता है R&D पे, ठीक है। सी से है करिकुलम एंड असेसमेंट। करिकुलम असेसमेंट का मतलब है कि वोकेशनल एजुकेशन की कमी है, सिलेबस उतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, सिलेबस किल्स द स्किल, सिलेबस किल्स द स्किल्स, ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ यू कैन ए से रिलेटेड आपको एक्सेस की आप बात कर सकते हो कि एक्सेस नहीं है बच्चों का, ठीक है। अभी भी आप देखोगे जो पार्टिसिपेशन है स्लम एरिया से, पुअर लोगों से, रूरल एरिया से उतना नहीं होता है, ठीक है। टी से बात करो आप, टीचर्स, टी से रिलेटेड टीचर्स का कोई डेटा बताओ आप, ठीक है, कि रेशो कितना है अभी टीचर्स का
24.1, ठीक है, यानी कि एक टीचर पे 24 बच्चे हैं, ये रेशियो है, ये करंट रेशियो आप टीचर्स पे यूज़ कर सकते हो। पूर असेसमेंट है, नो ट्रेनिंग है, क्वालिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो टी से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। टी से आप टीचर्स बोल दो, ट्रेनिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, बट ये एक्रोनियम आपको याद रखना है। फिर आई से हो गया वही इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आप बोल सकते हो कि UDISE की रिपोर्ट है कि 42% स्कूल्स में फर्नीचर नहीं है, 42% स्कूल्स लैक फर्नीचर, और 23% में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, ठीक है। ओ से आप लिख सकते हो ऑब्सक्योर, ठीक है, जस्ट ऐसे। ऑब्सक्योर गवर्नेंस या मैनेजमेंट, कि ऑब्सक्योर गवर्नेंस मैनेजमेंट है, जैसे मल्टीप्लिसिटी है रेगुलेटर्स की, यूजीसी अलग रेगुलेट कर रहा है, फिर एनसीईआरटी अलग अपनी गाइडलाइंस बताता है, फाइनेंसिंग अलग तरीके से हो रही है, ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेगुलेटर्स है, ठीक है। और लास्ट में एन से आया नेग्लेक्टिंग एग्जिस्टिंग डिजिटल डिवाइड, नेग्लेक्टिंग क्या, डिजिटल डिवाइड, DD, क्या डिजिटल डिवाइड नेग्लेक्ट कर रहे हैं, केवल 12% स्कूल्स में इंटरनेट है, केवल 12% स्कूल्स में, 12% ऑफ द स्कूल्स हैव इंटरनेट एंड ओनली 30% हैव कंप्यूटर्स, ठीक है, ओनली 30% हैव कंप्यूटर्स। नाउ द सॉल्यूशन लाइज इन विद्या मॉडल, ठीक है, सॉल्यूशन लाइज इन विद्या मॉडल। एजुकेशन के चैलेंजेस एजुकेशन में ही है, जो फुल फॉर्म में अपन ने देख लिया एक्रोनियम की, और विद्या जो सॉल्यूशन है, विद्या का जो सॉल्यूशन है वो है वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। आई से हो गया इम्प्लीमेंटेशन किसका, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020 का इन लेटर एंड स्प्रिट, ठीक है। डी से हो गया डाइवर्सिफाई फंड अलोकेशन, ठीक है, और वाई से हो गया यील्डिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे AI हो गया, ब्लॉक चेन हो गया, ठीक है। ए से हो गया, अब ए से भी आपके 4 वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है, ए से भी 4 है, असेसमेंट, एक्रेडिशन, ठीक है, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये चीज़ तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो, या आप एजुकेशन में आराम से यूज़ करते हो, असेसमेंट, एक्रेडिशन, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, जिसमें आपके SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 4, वो पूरा कवर हो सकता है, फुलफिल हो सकता है क्वालिटी एजुकेशन का SDG 4, ठीक है। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आप एग्जाम में यूज़ करोगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप टेस्ट सीरीज़ में ट्राई करके देख लेना, किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको मार्क्स आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको चाहिए जिसमें और मैं कीवर्ड्स आपको बताऊं, कमेंट बॉक्स में बताओ, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी जल्दी ड्रॉप किया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू आवर व्यास IAS ऑफिशियल चैनल, ठीक है, व्यास IAS ऑफिशियल चैनल व्यास टेलीग्राम पे, जिसमें ये सारे कीवर्ड्स फ्री में पब्लिश होते हैं, व्यास IAS ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।